पार्टियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जब वह यात्रियों के पास गए और वहां खड़े 4 जीआरपी गार्ड और कुछ आरपीएफ जवानों से पूछा कि क्या हुआ था, तो उनमें से एक ने उन्हें बताया कि ट्रेन रोक दी गई थी और ट्रेन पर भारी पथराव हो रहा था और उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ राउंड फायरिंग की थी। उन्हें यह भी बताया गया कि सिग्नल फलिया की तरफ से पत्थर फेंके गए थे। जब तक वह जल रहे कोच के पास पहुंचे, तब तक सुबह के लगभग 8:25 हो चुके थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए कलेक्टर को जानकारी दी। यात्री गुस्से में थे क्योंकि ट्रेन पर हमला हुआ था और वहां आई भीड़ ने कई लोगों को घायल कर दिया था और मार डाला था। जब वह वहां थे तो उन्होंने किसी भीड़ को ट्रेन पर पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा था, लेकिन कुछ तमाशाबीन देखे थे। जन संघर्ष मंच द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उन्होंने यात्रियों के शरीर के ऊपरी हिस्से पर चोटें देखी थीं और उन्होंने उनकी कमर के नीचे कोई चोट नहीं देखी थी। उनसे कोच के उन हिस्सों के बारे में भी सवाल पूछे गए जहां उन्होंने आग की लपटें देखी थीं। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें पता चला था कि आग उस कोच की एक बर्थ के नीचे से लगी थी, लेकिन यात्रियों ने यह साफ नहीं किया कि वह कौन सी बर्थ थी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें पता चला था कि S6 कोच के अंदर के यात्रियों ने आग से बचने के लिए गोधरा तरफ से वडोदरा तरफ चले गए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें किसी ज्वलनशील ईंधन की गंध आई, उन्होंने बताया कि उनके पास यह राय बनाने का समय या मौका नहीं था कि कोच में आग कैसे लगी। जिन लोगों को उन्होंने रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूरी पर खड़े देखा था, वे तमाशबीन थे और वे आक्रामक नहीं थे। सुझावों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें पता चला कि जब ट्रेन स्टेशन पर थी तो कुछ हाथापाई हुई थी। फिर ट्रेन शुरू होने के तुरंत बाद चेन खींची गई थी, फिर से चेन खींची गई जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ गई थी और उसके बाद ट्रेन पर भारी पथराव हुआ। प्लेटफॉर्म पर हुई झड़प के कारण के बारे में उन्हें 2 बातें बताई गईं। एक बात यह थी कि एक चाय बेचने वाले को पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था और दूसरी बात यह थी कि एक कार सेवक ने एक मुस्लिम लड़की को खींचकर ट्रेन के अंदर ले जाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया है कि उन्होंने गोधरा नगर पालिका के प्रेसिडेंट मोहम्मद हुसैन कलोटा और नगर पार्षद हाजी बिलाल को फायर फाइटर के पास खड़े देखा था, लेकिन उन्होंने उनके पास कोई भीड़ नहीं देखी थी। वह किसी मोबाइल वैन के इंचार्ज किसी पीएसआई से नहीं मिले थे। वहां जो हालात बने थे उसे देखते हुए हर अधिकारी अपनी समझ के हिसाब से अपना फर्ज निभा रहा था। सिग्नल फालिया में किसी भी समय 400 से 500 लोगों का इकट्ठा होना आम बात है और नमाज के समय तो उस इलाके में और भी ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस परेड ग्राउंड गोधरा रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और एक छोटी गाड़ी से परेड ग्राउंड से स्टेशन पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। यह सुझाव दिया गया कि वह सुबह 8:30 बजे से पहले स्टेशन नहीं पहुंचे थे। गवाह ने इस सुझाव से इनकार किया है और वह सही लगते हैं क्योंकि उन्होंने सुबह लगभग 8:26 पर स्टेशन से कलेक्टर को पहले ही बता दिया था कि ट्रेन में आग लगी है और उस समय के हालात को देखते हुए यात्रियों को शिफ्ट करने के लिए तुरंत इंतजाम करने की जरूरत थी। सबूतों पर विचार करने पर लगता है कि वह सुबह लगभग 8:20 पर स्टेशन पहुंचे थे और ट्रेन के पास लगभग 8:25 पर। जाहिर है वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जरूर पूछताछ की होगी कि क्या हुआ था। इसीलिए उनका यह कहना कि उन्होंने पुलिस गार्ड और यात्रियों से पूछा कि क्या हुआ था और उन्हें बताया गया कि चेन खींची गई थी और ट्रेन रुकने के बाद भारी पथराव हुआ और हमलावर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। वह एक ऊंचे रैंक का अधिकारी था और उसने जो सबूत दिए हैं उनसे यह साफ जाहिर होता है कि उसने जो कुछ जाना और देखा था उसका सच्चा ब्यौरा दिया है। जब तक वह ट्रेन के पास पहुंचा तब तक गोलीबारी हो चुकी थी और इसलिए भीड़ में ज्यादातर लोग उस जगह से चले गए होंगे। इसीलिए जब वह कहता है
कि उसने ट्रेन के पास कोई दुश्मन भीड़ नहीं देखी और वहां जो लोग दिखे वे सिर्फ दर्शक थे, तो वह सही लगता है। जिला कलेक्टर जयंती रवि ने अपने बयान में कहा है कि सुबह करीब 8:26 पर उन्हें डीएसपी राजू भार्गव से टेलीफोन पर मैसेज मिला था कि सिग्नल फलिया के पास मुस्लिम भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंके हैं और ट्रेन में आग भी लगी है। उन्हें यह भी बताया गया था कि यात्रियों को शिफ्ट करने का इंतजाम करना जरूरी है क्योंकि कोई अप्रिय घटना होने की संभावना थी। संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश देने के बाद वह घटना वाली जगह के लिए रवाना हुई और सुबह करीब 8:50 पर वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि यात्री बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने उन्हें बताया कि उन पर पत्थर फेंके गए, ट्रेन में आग लगा दी गई और सिग्नल फलिया के पास मौजूद मुस्लिम भीड़ कुछ लड़कियों को ले गई। यात्रियों को लगा कि पुलिस जरूरी और असरदार कदम नहीं उठा रही है। सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच 2 जले हुए कोचों को यार्ड के दूसरे हिस्से में ले जाया गया और ट्रेन से अलग कर दिया गया। चूंकि उस समय तक स्थिति शांत हो गई थी, इसलिए वह उन दोनों कोचों की स्थिति जानने के लिए वहां गईं। उन्होंने देखा कि कोच के बीच में कई जली हुई लाशें पड़ी थीं। कुछ लाशें बर्थ पर भी थीं। उन्होंने यह भी देखा कि आग से कोच के फर्श में छेद हो गया था। जन संघर्ष मंच द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने हिंदू लड़कियों के अपहरण के बारे में कोई पूछताछ नहीं की क्योंकि यात्री कथित तौर पर ले जाई गई लड़कियों की संख्या या उनके नाम नहीं बता पाए थे। ट्रेन जहां खड़ी थी वहां जाते समय उन्होंने सड़कों पर क्या हो रहा था यह नहीं देखा क्योंकि वह अपने फोन पर बात करने में व्यस्त थीं। उनकी मौजूदगी में उन्होंने यात्रियों पर कोई हमला होते नहीं देखा। जब वह ए केबिन पहुंची तो उन्होंने वहां कोई मुस्लिम भीड़ नहीं देखी। उन्होंने कहा है कि स्टेशन के गेट और पुलिया के बीच का इलाका सिग्नल फलिया के नाम से जाना जाता है। उनके पास कुछ भी गलत कहने का कोई कारण नहीं था। वह भी एक बहुत ऊंचे पद पर थीं और उनके सबूत में कोई कमी नहीं है जिससे उन्होंने जो कहा है उस पर कोई शक हो सके। सत्येंद्र नारायण पांडे, जो उस समय वडोदरा में आरपीएफ कमांडेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें गोधरा आरपीएफ पोस्ट से सुबह करीब 8:10 पर बजे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी के बारे में मैसेज मिला था। मैसेज यह था कि सिग्नल फालिया की तरफ से भीड़ ट्रेन पर पत्थर फेंक रही थी और ट्रेन पर हमला करने वाले लोग ट्रेन को आगे नहीं जाने दे रहे थे। जैसा कि उन्होंने बताया, उन्हें बताया गया था कि ट्रेन के कुछ यात्रियों और सिग्नल फालिया के स्थानीय निवासियों के बीच झगड़ा हुआ था। जब वह रिजर्व कंपनी से कुछ लोगों को गोधरा भेजने का इंतजाम कर रहे थे तो उन्हें सुबह करीब 8:30 पर एक और मैसेज मिला कि ट्रेन के एक कोच से धुआं निकल रहा है और एक केबिन के पास एक बड़ी भीड़ थी। इसलिए वह सुबह 9:35 पर बड़ौदा से निकले। वे सुबह 11:25 पर गोधरा पहुंच सके क्योंकि उन्हें खरसलिया स्टेशन पर करीब 45 मिनट तक रोका गया था। गोधरा में उन्होंने अपने आरपीएफ जवानों से पूछा कि यह घटना कैसे और क्यों हुई। उन्होंने जो कुछ भी पता चला वह ए केबिन के जरिए वडोदरा कंट्रोल को बताया। उन्होंने इस संबंध में वडोदरा कंट्रोल में रजिस्टर में की गई एंट्री की एक कॉपी पेश की है। वह मैसेज था, ट्रेन के निकलने के तुरंत बाद सुबह करीब 8 बजे लगभग 1000 स्थानीय मुसलमानों की भीड़ ने दोनों तरफ से ट्रेन पर हमला किया और पेट्रोल डीजल छिड़ककर कोच नंबर 93498 S6 को जला दिया। ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ कांस्टेबलों ने एसआई और इंस्पेक्टर आरपीएफ के साथ मिलकर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अपनी 303 राइफलों से 4 राउंड फायर किए। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और शहर की पुलिस को सूचना दी गई। ट्रेन नंबर 9A6 अब साबरमती एक्सप्रेस फैजाबाद अहमदाबाद गोधरा स्टेशन पर 3 घंटे 42 मिनट लेट 7:42 पर पहुंची और 7:47 पर चली। 5 मिनट के तय ठहराव के बाद उस ट्रेन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यात्रा कर रहे थे। वे जय श्री राम, भारत माता की जय जैसे नारे लगा रहे थे। पता चला है कि बजरंग दल वीएचपी के कुछ कार्यकर्ताओं जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और कुछ फेरी वालों जो ट्रेन में खाने पीने का सामान बेच रहे थे
के बीच पेमेंट वगैरह को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। गोधरा में भी इसी तरह की कहासुनी होने की खबर है। बताया गया कि वेंडर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के थे। ट्रेन चलने के बाद अलार्म चेन खींचने की घटना हुई। ट्रेन के असिस्टेंट ड्राइवर ने कोचों को देखा और ट्रेन 7:50 पर गोधरा प्लेटफॉर्म से चली। इस दौरान कथित तौर पर बाहर से कोचों पर पत्थर फेंके गए। इसके तुरंत बाद 7:55 पर गोधरा ए केबिन के सामने वैक्यूम ड्रॉप की दूसरी घटना हुई। ड्राइवर ने पीछे देखा और लगभग 800 से 1000 लोगों की भीड़ देखी जो दोनों तरफ से ट्रेन पर पत्थर फेंक रही थी। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर को मामले की सूचना दी और पुलिस सहायता मांगी। भीड़ ने डीजल पेट्रोल छिड़ककर कोच नंबर 93498 S6 को भी जला दिया। त्रिहेना आरपीएफ कांस्टेबल करण सिन्हा, श्री मोहन यादव और अम्बरीश कुमार उस इलाके में ड्यूटी पर थे। वे तुरंत मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर आरपीएफ गोधरा और एसआई जीआरपी भी मौके पर पहुंचे। ऊपर बताए गए आरपीएफ कांस्टेबलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अपनी 303 राइफल से 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग से भीड़ तितर-बितर हो गई। वहां मौजूद आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ ने दूसरे यात्रियों की मदद से चलते हुए कोच से यात्रियों को बचाना शुरू किया। एएसआई नवाब सिंह, जो पहले फायर ब्रांच में थे, ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उन्होंने 7 यात्रियों को बचाया। डीएससीआर को गोधरा आरपीएफ पोस्ट से 8 बजे जानकारी मिली और सुरक्षा नियंत्रण ने इसे डीएससी को 8:05 पर, जीआरपी कंट्रोल को 8:07 पर और जीएससीआर को 8:22 पर बताया। इस गवाह ने अपने बयान में आगे कहा है कि मुझे पता चला था कि इस हमले से पहले सुबह स्टेशन पर और ए केबिन के पास भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया था। ये हमले सुबह 7:45 से 8:10 बजे के बीच हुए थे। जैसे ही 2 आरपीएफ जवानों ने प्लेटफॉर्म पर शोर सुना, वे उस जगह पर गए। उन्होंने यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाया। उन्होंने डंडे दिखाकर दूसरे लोगों को सिग्नल फलिया की तरफ भगा दिया। इसके बाद ट्रेन करीब 150 मीटर आगे बढ़ी। उस समय चेन पुलिंग हुई और ट्रेन रुक गई। ट्रेन पर पत्थर फेंके गए, इसलिए आरपीएफ जवान फिर से उस जगह की तरफ दौड़े और पत्थर फेंकने वाले लोगों को भगा दिया। वे 2 कांस्टेबल करण सिंह और श्री मोहन यादव थे। ट्रेन शुरू होने के बाद वे लॉबी ऑफिस गए और वहां से उन्होंने गोधरा स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट को सूचना दी। जब वे उस ऑफिस से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ट्रेन फिर से ए केबिन के पास रुक गई थी। उन्होंने एक भीड़ को ए केबिन की तरफ जाते हुए भी देखा। जो भीड़ प्लेटफॉर्म के पास थी, उसे भी ए केबिन की तरफ दौड़ते हुए देखा गया। इसलिए दोनों आरपीएफ जवान फिर से लॉबी ऑफिस गए और पोस्ट को इसके बारे में बताया। उन्होंने पोस्ट को बताया कि वे ए केबिन की तरफ जा रहे हैं और ज्यादा फोर्स भेजी जानी चाहिए। जब तक वे अंडर ब्रिज के पास पहुंचे, उन्होंने ट्रेन से धुआं निकलते देखा। उन्होंने जीआरपी के सब इंस्पेक्टर जाला और आरपीएफ के इंस्पेक्टर जॉर्ज को भी स्टेशन की तरफ से आते देखा। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हिंसक थी, इंस्पेक्टर जॉर्ज और सब इंस्पेक्टर जाला ने अपने हाथों के इशारों से आरपीएफ जवानों को हवा में गोली चलाने का सुझाव दिया। उन दोनों ने फिर एक राउंड फायर किया। कांस्टेबल अम्बरीश कुमार, जो मिस्टर जॉर्ज के साथ थे, उन्होंने भी अपनी राइफल से हवा में 2 राउंड फायर किए। इसके बाद भीड़ सिग्नल फलिया की तरफ वापस भागने लगी। इसके बाद आरपीएफ के लोग जलते हुए कोच के पास यात्रियों को बचाने के लिए गए। आरपीएफ के एएसआई नवाब सिंह, जिन्होंने पहले फायर ब्रांच में काम किया था, उन्होंने टीम का नेतृत्व किया और उस जलते हुए डिब्बे से कई उनके भेजे गए मैसेज के बारे में उन्होंने कहा है कि यह गोधरा में मौजूद अलग अलग लोगों, जिसमें उनके आरपीएफ जवान भी शामिल थे, से देखी और सुनी गई बातों पर आधारित था। रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि इसे सबसे पहले गोधरा पोस्ट के स्पेशल घटना रजिस्टर में और वडोदरा में उनके ऑफिस में रिकॉर्ड किया गया होगा। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार स्पेशल घटना रिपोर्ट उस पोस्ट से शुरू होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई है। इसके बाद यह डीएससी ऑफिस और फिर डायरेक्टर जनरल आरपीएफ के पास जाती है। राज्य सरकार ने कमीशन के सामने सबूत भी पेश किए हैं, जिसमें गुजरात राज्य की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के
अधिकारियों द्वारा ली गई तस्वीरें और बनाई गई रिपोर्ट शामिल हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि साजिशकर्ताओं ने कोच S6 को कोच S7 से जोड़ने वाला दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला था और पेट्रोल डालकर कोच S6 में आग लगा दी थी। इसीलिए कमीशन ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के उन अधिकारियों की जांच की जिन्होंने वे तस्वीरें ली थीं और रिपोर्ट दी थी। डॉक्टर मोहिंदर सिंह दहिया लेबोरेटरी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी 2002 को उनके ऑफिस को पुलिस से एक मैसेज मिला था कि वे गोधरा में कोच S6 में आग लगने की घटना से जुड़े कुछ पहलुओं पर एक्सपर्ट की राय चाहते हैं। वे अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ गोधरा गए और जले हुए कोच की जांच की। इसके बाद उन्होंने अपनी जांच के आधार पर 4 रिपोर्ट तैयार की। कुछ सैंपल भी उनकी लेबोरेटरी में भेजे गए थे और उन्होंने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उनकी लेबोरेटरी के केमिस्ट्री डिवीजन द्वारा 2 और रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके प्रमुख श्री डी डॉफी तलोटी थे। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट नंबर 1 में व्यक्त की गई राय कि कोच S6 के बाहर खड़ा व्यक्ति खिड़कियों की सलाखों पर जोर नहीं लगा सकता था, वह इस सवाल के संदर्भ में थी कि क्या जमीन पर खड़ा कोई आदमी खिड़कियों की सलाखों पर जोर लगा सकता था। उन्होंने कहा है कि अगर किसी आदमी ने खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की होती या अगर उसे किसी ने उठाया होता तो वह सलाखों पर जोर लगा सकता था। कोच की जांच से पता चला था कि सीट नंबर 72 और कोच के पूर्वी दरवाजे के बीच के रास्ते में खड़े होकर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया होगा। उनसे पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि बर्थ के फ्रेम लोहे के थे और बर्थ लकड़ी के थे, जिन पर रेक्सिन चढ़ा हुआ था। उन्होंने पहले भी आग लगने के कई मामलों को संभाला था, लेकिन यह रेलवे कोच की जांच का पहला मामला था। उस कोच को जलाने में लगभग 60 लीटर ज्वलनशील तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया गया होगा। कोच का फर्श कुछ जगहों पर पूरी तरह से जल गया था। खुली जगह पर आग और बंद जगह पर आग के बीच का अंतर समझाने के बाद उन्होंने कहा कि फ्लैश ओवर की घटना ऐसी जगह पर हो सकती है जो छोटी और पूरी तरह से बंद हो। S6 का आकार काफी बड़ा था। इसका कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग फुट था। इसलिए उस कोच में फ्लैश ओवर की कोई संभावना नहीं थी जब तक कि आग बहुत बड़ी न हो। आग कोच के नीचे से शुरू नहीं हुई थी। कोच को जलाने के लिए जितनी मात्रा में तरल पदार्थ की जरूरत थी उसे बाहर से नहीं फेंका जा सकता था और न ही S6 में लगी आग सिर्फ उसमें फेंके गए जलते हुए कपड़ों से लग सकती थी। चूंकि कोच के पूर्वी हिस्से में ज्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि आग उस कोच के पूर्वी हिस्से में लगी थी। उन्होंने उस कोच के फर्श के जले हुए हिस्से का माप नहीं लिया था, लेकिन उसकी तस्वीरें ली थीं। उस कोच के 2 डिब्बों तक का फर्श जल गया था। फर्श पर मगरमच्छ जैसी दरारों के पैटर्न को देखते हुए उनकी राय थी कि आग फर्श के पूर्वी हिस्से से लगी थी। कोच में डाला गया ज्वलनशील तरल पदार्थ उस कोच के फर्श के लगभग 70 से 80% हिस्से पर फैल गया था। कोच S7 का वेस्टिब्यूल जल गया था और कोच के बाहरी तरफ कुछ नुकसान देखा गया था, लेकिन उस कोच के अंदर कोई नुकसान नहीं देखा गया। उन्होंने फर्श के जले हुए हिस्से के पैटर्न के आधार पर तरल पदार्थ के फैलने के पैटर्न का पता लगाने की कोशिश की थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कोच में किसी बर्तन में रखे ज्वलनशील तरल पदार्थ के फैलने से ऐसी आग लग सकती थी। इस गवाह ने उस कोच की जांच के समय अपने ऑफिस द्वारा ली गई तस्वीरें पेश की हैं। श्री दीपक कुमार तलाटी, जो लैब के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जिनके पास केमिस्ट्री में MSc की डिग्री है और 25 साल का केमिकल एनालिसिस का अनुभव है, उन्होंने बताया है कि अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने ज्वलनशील चीज़ों के लगभग 400 से 500 केमिकल एनालिसिस किए हैं। उन्होंने गोधरा घटना से संबंधित लगभग 45 चीज़ों की जांच की थी, जो उन्हें एनालिसिस के लिए भेजी गई थीं और इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने 20 मार्च 2002 की उस रिपोर्ट की एक कॉपी पेश की है। उन्हें 36 और पार्सल भी मिले थे और उन चीज़ों के संबंध में उन्होंने 2 रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने उन चीज़ों पर क्रोमेटोग्राफी की थी, यह पता लगाने के लिए कि उनमें एसिड
या हाइड्रोकार्बन के कोई निशान हैं या नहीं। उन्होंने बताया है कि उन सभी चीजों की जांच करने पर उन्हें एक सैंपल में एसिड तत्व मिला। उन्हें आइटम नंबर 1 के सैंपल में हाइड्रोकार्बन मिले जो पेट्रोल जलने के बाद छूट जाते हैं। उन्हें उसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन नहीं मिले जो केरोसिन और डीजल जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के जलने के बाद छूट जाते हैं। उन्होंने अपने और दूसरों द्वारा अपनी लैब में की गई गैस क्रोमैटोग्राफी के 44 चार्ट तैयार किए थे। वे उन चीजों के संबंध में थे जो पुलिस ने उनकी लैब में यह पता लगाने के लिए भेजी थी कि उनमें हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं या नहीं। चार्ट देखने के बाद उन्होंने बताया है कि चार्ट में पीक्स हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति को दर्शाती है और पीक्स की अलग अलग ऊंचाई अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति को दर्शाती है। हालांकि वह यह नहीं बता पाए कि कौन सी पीक किस हाइड्रोकार्बन को दर्शाती है। आइटम नंबर 15 और 16 के विश्लेषण के आधार पर वह निश्चित रूप से कह सकते थे कि उनमें हाइड्रोकार्बन थे, लेकिन यह कहना संभव नहीं था कि वे किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन थे। केवल हाइड्रोकार्बन की रेंज निश्चित रूप से बताई जा सकती थी। केवल चार्ट देखकर उनके लिए यह कहना संभव नहीं था कि वह चार्ट किन हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने चीजों की जांच तापमान प्रोग्रामिंग से नहीं बल्कि आइसोथर्मल स्थिति बनाए रखकर की थी। उन्होंने जांच 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुरू की थी। जब उन्हें 31 पदार्थों के नाम और उनके क्वथनांक वाली सूची दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि वह यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि वे सभी पदार्थ पेट्रोल के घटक थे या नहीं। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ पेट्रोल के घटक नहीं हो सकते हैं। उक्त सूची के संदर्भ में उन्होंने आगे कहा है कि उस सूची में दिखाया गया तरीका उनके द्वारा अपनाए गए तरीके से काफी अलग है। जब किसी चीज की क्रोमैटोग्राम में जांच की जाती है तो उसके अलग अलग घटक अलग अलग समय पर अलग हो जाते हैं और उस काम में लगने वाले समय को रिटेंशन टाइम कहा जाता है। उनकी मशीन के मैनुअल में अलग अलग रिटेंशन टाइम नहीं दिखाए गए हैं। जिस मशीन का उन्होंने इस्तेमाल किया था वह 100 से ज्यादा घटकों को अलग करने में सक्षम नहीं है, लेकिन यह पैटर्न दिखा सकती है। उनकी मशीन द्वारा तैयार किए गए ग्राफ के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि कौन सी पीक किस कंपोनेंट को दिखाती है, लेकिन यह कहना संभव है कि किस तरह के हाइड्रोकार्बन को दिखाया गया है। उन्होंने बताया है कि 150 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल के सभी हाइड्रोकार्बन भाप बन जाते हैं। अगर पेट्रोल 100% जल जाता है तो वह कोई अवशेष नहीं छोड़ता। चार्ट के पेज हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी दिखाती है। जले हुए और बिना जले पेट्रोल की जांच के लिए उनकी मशीन के मैनुअल में कोई निर्देश नहीं है, लेकिन उनकी लैब ने एक तरीका बनाया है जिसका लंबे समय से पालन किया जा रहा है और इसे मान्यता भी मिली है। उन्होंने बताया है कि वे हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के लिए उसी तरीके का पालन कर रहे हैं। उन्हें दिखाई गई 5 पदार्थों के हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी वाली लिस्ट देखने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे पदार्थों के तत्वों का गहरा अध्ययन नहीं किया है क्योंकि उन्हें जले हुए पेट्रोल के सैंपल मिले थे। इसलिए उन्होंने पेट्रोल और सूती कपड़े को एक साथ जलाकर एक कंट्रोल सैंपल तैयार किया था। उन्होंने यह अपने अनुभव के आधार पर तैयार किया था। उन्होंने बिना जले पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन के अनुपात और जले हुए पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन के अनुपात के बारे में कोई मात्रात्मक गणना नहीं की थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि वह उन्हें दिखाई गई टेबल के बारे में कुछ नहीं कह पाए, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट में जो कहा है वह सही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस सैंपल का उन्होंने टेस्ट किया था उसमें तरल बिना जले पेट्रोल का कोई निशान नहीं था। उन्हें दिखाए गए सैंपल का मात्रात्मक विश्लेषण करना संभव नहीं था और न ही उनके द्वारा तैयार किए गए ग्राफों के आधार पर कोई मात्रात्मक विश्लेषण करना संभव था। मुकेश जोशी फोरेंसिक साइंस लैब में साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। वह 3 बार यानी 3 मई 2002, 2 जुलाई 2002 और 11 जुलाई 2002 को दहिया के साथ गोधरा गए थे। उन्होंने अपने ऑफिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की कॉपी पेश की है। उन रिपोर्टों में से 2 रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थीं।
वह 1976 से लैब के फिजिक्स डिवीजन में काम कर रहे थे और उन्होंने लगभग 2000 मामलों में लैब को मिले अलग अलग आर्टिकल्स की जांच की थी। उन्होंने बताया कि जब वे गोधरा गए थे तो उन्हें बताया गया कि पुलिस कोच S6 और इस 7 और उनके वेस्टिब्यूल के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहती है। उन्होंने कोच S6 के बाहरी तरफ पत्थर लगने से बने निशान देखे थे। कोच S6 और S7 के बाहरी तरफ जलने के निशान भी थे। सतीश चंद्र खंडेलवाल उस लैब में एडिशनल डायरेक्टर थे। वह फिजिक्स और बैलिस्टिक डिवीजन के हेड थे। उन्होंने बताया है कि लैब में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगभग 2000 मामलों को देखा था। 11 जुलाई 2002 को उन्होंने जले हुए कोचों की जांच की थी और 20 जुलाई 2002 को एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने कोच S6 के स्लाइडिंग दरवाजे की जांच की थी जो कोच S7 की तरफ था। वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जब कोच में आग लगी थी तब स्लाइडिंग दरवाजा खुला हुआ था। उस समय दरवाजा टॉयलेट के अंदर था और टॉयलेट की दीवार से सटा हुआ था। उन्होंने दरवाजे पर खरोंच के निशानों का भी जिक्र किया है और कहा है कि ये खरोंच के निशान आग लगने से पहले के थे। उन्होंने अपनी खींची हुई 5 तस्वीरें पेश की हैं। जितेंद्र भाई दवे लैब में टेक्निकल डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने फोरेंसिक साइंस लैब द्वारा तैयार की गई कुछ रिपोर्टों को अपने कवरिंग लेटर के साथ पुलिस अधिकारियों को भेजा था। उन्होंने बताया है कि जब एक्सपर्ट द्वारा सैंपल की वैज्ञानिक जांच की जा रही थी तब वह उसकी टेक्निकल सुपरविजन कर रहे थे। इस पॉइंट पर गवाहों के सबूत और दूसरे सपोर्टिंग सबूतों को संक्षेप में बताने के बाद अब हम इसकी अहमियत पर विचार करेंगे और यह क्या साबित करता है। गवाहों ने हमला देखा था और बताया था कि हमला कैसे हुआ था। यह चश्मदीद गवाहों का सीधा सबूत है। सबूतों की दूसरी कैटेगरी सपोर्टिंग सबूतों की है जो रेलवे अधिकारियों और दूसरे लोगों के हैं जिन्हें एक केबिन के पास जो कुछ हो रहा था उसके बारे में तुरंत बताया गया था और उन गवाहों के सबूत भी हैं जो उस जगह पर पहुंचे थे और चश्मदीद गवाहों ने उन्हें बताया था कि क्या हुआ था। उन दूसरे लोगों के भी सपोर्टिव सबूत हैं जिन्होंने घटना से संबंधित कुछ किया था। इस पर विचार करना है कि यह सपोर्टिव सबूत सीधे सबूत को समझने में किस हद तक मदद करता है। दस्तावेजी सबूत भी हैं जिनमें संबंधित रजिस्टरों में की गई एंट्री और रेलवे अधिकारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट शामिल है। वे चश्मदीद गवाहों के सबूतों को क्या पुष्टि देते हैं यह भी देखना है। पुलिस ने इस घटना की जांच के हिस्से के रूप में कोच S6 में यात्रा कर रहे यात्रियों और कुछ अन्य यात्रियों से संपर्क किया था और उनके बयान दर्ज किए थे। उन्हें पुलिस द्वारा समय समय पर जमा की गई चार्जशीट के साथ कमीशन के सामने पेश किया गया है। उनमें से कुछ यात्रियों से कमीशन ने पुलिस के सामने दिए गए उनके बयानों की सच्चाई की जांच करने के लिए पूछताछ की। उनमें से ज्यादातर राम सेवक थे, लेकिन जो दूसरे यात्री उपलब्ध थे उनसे भी पूछताछ की गई। कई यात्रियों को चोटें लगी थीं और उन्हें इलाज के लिए गोधरा सिविल अस्पताल ले जाया गया था। उनमें से कुछ ने अपने करीबी रिश्तेदारों को खो दिया था। ड्राइवर राजेंद्र राव, असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी, गार्ड सत्यनारायण वर्मा और TTE सज्जन लाल रानीवाल ट्रेन के अंदर थे। इसलिए उनकी मौजूदगी और जो कुछ हो रहा था उसे देखने की उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। यह उन यात्रियों के बारे में भी उतना ही सच होगा जो कोच S6 में थे और हमले का शिकार हुए थे। कुछ पुलिसकर्मी जो ट्रेन की ओर दौड़े थे उन्होंने जाहिर तौर पर देखा था कि आगे क्या हो रहा था। उन यात्रियों के अलावा जिन्होंने कमीशन के सामने सबूत दिए हैं उन्होंने भी जांच के दौरान पुलिस को दिए गए अपने बयानों में हमले के बारे में बताया है। TTE सज्जन लाल रानीवाल, सविता बेन, बाबू भाई, द्वारकादास, अश्विन भाई, राम फेरा सिंह, सतीश कुमार, लल्लन प्रसाद, गायत्री देवी और हरि प्रसाद ने बताया है कि जब ट्रेन ए केबिन की ओर जा रही थी तो उस पर पत्थर फेंके गए। सज्जन लाल रानीवाल ने बताया है कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली बाईं ओर खड़ी भीड़ ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था और इसी वजह से उन्हें अपने डिब्बे के दरवाजे और खिड़कियों के शटर बंद करने पड़े।
अगर सच में ऐसा नहीं हुआ होता तो सज्जनलाल के ऐसा कहने का कोई और कारण नहीं था। जब तक हालात उन्हें मजबूर नहीं करते वे खिड़कियां बंद नहीं करते। यात्रियों ने भी कहा है कि जैसे ही ट्रेन के बाईं ओर के लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू किया, उन्हें अपने कोच की खिड़कियां बंद करनी पड़ी। कुछ गवाहों ने बताया है कि ट्रेन पर फेंके गए पत्थरों से 1 या 2 खिड़कियों के शीशे टूट गए थे और इसीलिए कोच में बैठे यात्रियों को उस तरफ की खिड़कियों के टिन मेटल के शटर बंद करने पड़े। हरिप्रसाद ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस समय से ट्रेन स्टेशन से निकली थी तभी से ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू हो गया था और इसी वजह से यात्रियों ने अपने कोच की खिड़कियां बंद कर दी थीं। उनके सबूत के इस हिस्से पर शक करने का कोई कारण नहीं है। हरिप्रसाद और अन्य गवाह ऐसा तब तक नहीं कहते जब तक यह सच नहीं होता, क्योंकि गलत बात कहने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था। टीटीई सज्जनलाल और उन यात्रियों ने जो कहा है उसके विपरीत जन संघर्ष मंच ने कहा है कि न तो ड्राइवर राजेंद्र राव और न ही असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी ने एक केबिन की ओर जाते समय ट्रेन पर पत्थर से हुए हमले के बारे में कुछ कहा है। अगर कोई भीड़ थी तो उन्होंने उसे देखा होगा, क्योंकि वे बाहर क्या हो रहा था यह देखने के लिए बेहतर स्थिति में थे। राजेंद्र राव ने कहा है कि उनका ध्यान आगे की पटरी पर था और इसीलिए उन्होंने सिग्नल फालिया के पास कोई भीड़ या लोगों की हलचल नहीं देखी। राजेंद्र राव का यह व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक है। वह स्टेशन से बाहर निकल रहे थे और उन्हें आगे की पटरियों पर नजर रखनी थी। इसके अलावा उन्हें एक केबिन के स्टाफ के साथ सब ठीक है का सिग्नल देना था और इसलिए भी यह संभव है कि उनका ध्यान एक केबिन की ओर था। उनके पास सिग्नल फालिया की तरफ देखने का कोई कारण नहीं था। सबूत यह है कि लोग छोटे छोटे समूहों में ट्रेन का पीछा कर रहे थे। वे ट्रैक के पास खड़े नहीं थे, वे उस नाले के पार थे जो रेलवे बाउंड्री और सिग्नल फालिया के बीच था। नाले के दोनों तरफ झाड़ियां थीं। भीड़ थोड़ी देर बाद ट्रेन के पास आई थी। वे पहले से ट्रैक के पास खड़े नहीं थे, इसलिए ड्राइवर राजेंद्र राव और उनके सहायक मुकेश पचौरी ने उन्हें शायद नहीं देखा होगा। उनके किसी भी भीड़ को न देखने से टीटीई, सज्जनलाल और यात्रियों के सबूत की विश्वसनीयता और सच्चाई पर कोई संदेह करने का कोई अच्छा कारण नहीं बनता है। इस झूठी अफवाह को देखते हुए कि एक घांची मुस्लिम लड़की को ले जाया जा रहा था, यात्रियों ने भीड़ के बारे में जो कहा है उसके होने की संभावना अधिक है। आयोग का विचार है कि इस सबूत के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना काफी सुरक्षित है कि जब ट्रेन स्टेशन और एक केबिन के बीच चल रही थी तब उस पर पत्थरों से हमला किया गया था। लगभग 700 से 800 मीटर चलने के बाद ट्रेन ही केबिन के पास रुक गई थी। गार्ड सत्यनारायण वर्मा, टीटीई सज्जनलाल रानीवाल और ड्राइवर राजेंद्र राव का सबूत है कि यह चेन खींचने के कारण रुकी थी। गार्ड सत्यनारायण वर्मा के सबूत से पता चलता है कि अगर चेन खींची जाती है तो गार्ड को गार्ड के डिब्बे में बैठे बैठे ही पता चल जाएगा। इसके बारे में पता चलने पर उन्होंने वॉकी टॉकी से स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी थी। उनका यह कहना कि उन्होंने स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी थी, इसकी पुष्टि एएसएम हरिमोहन मीणा और डीएसएस यूसुफ अली सैयद ने की है। 28 फरवरी 2002 को सीनियर डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर को दिए गए अपने बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चेन फिर से खींची गई थी और इसी वजह से ट्रेन के एम 45 के पास रुक गई थी। गार्ड ने जो कहा है उसे टीटीई सज्जनलाल रानीवाल का भी समर्थन मिलता है, जिन्होंने कहा है कि फिर से चेन खींची गई और ट्रेन एक केबिन के पास रुक गई। उसी दिन यानी 27 फरवरी 2002 को अपने सीनियर ऑफिसर को दिए गए बयान में उन्होंने यही बात कही थी। ड्राइवर राजेंद्र राव का इस बारे में कहना है कि ऑन राइट सिग्नल देने के तुरंत बाद चेन खींची गई और इस वजह से ट्रेन पोल नंबर 461 उन्नीनता के पास रुक गई। उन्होंने चेन खींचने का संकेत देने के लिए सीटी बजाई थी और गार्ड को भी इसकी जानकारी दी थी। इस गवाह द्वारा चेन खींचने के बारे में बताया गया समय एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। यह केबिन के साथ ऑन राइट सिग्नल के आदान प्रदान के बाद हुआ था। यह एक नियमित प्रक्रिया थी। इससे पता चलता था कि लाइन साफ थी और ट्रेन आगे बढ़ सकती थी। अगर ब्रेक लगातार लगे रहते
जैसा कि सुझाव दिया गया है, तो ड्राइवर राजेंद्र राव इस औपचारिकता में शामिल नहीं होते, क्योंकि ऐसा करना व्यर्थ होता। जैसा कि पहले कहा गया है, यह परिस्थिति गवाहों के बयान से ज्यादा मेल खाती है। ड्राइवर द्वारा सीटी बजाने की बात की पुष्टि एएसएम राजेंद्र प्रसाद ने की है, जो ए केबिन में थे, और गार्ड सत्यनारायण वर्मा ने भी की है। राजेंद्र राव ने जो कहा है, उसे आमतौर पर इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि वह एक सच्चा गवाह नहीं है, जिसके कारण हम पहले ही बता चुके हैं। न तो अपनी नोटबुक में उस जगह एसीपी का जिक्र न करना जहां उन्होंने 4/8/19 सन लिखा था, और न ही भीड़ को न देखना। ये इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है कि उन्होंने जो कहा है वह सच नहीं है। उन्होंने यह कहकर समझाया है कि जब बार बार चेन खींची जाती है तो एसीपी शब्द बार बार लिखना जरूरी नहीं होता, और इसलिए उन्होंने 4/8/19 के सामने एसीपी शब्द नहीं लिखा था। एक बार जब यह मान लिया जाता है कि राजेंद्र राव ने सीटी बजाई थी और गार्ड को इस चेन खींचने के बारे में सूचित किया था, तो उनकी नोटबुक में एसीपी शब्द का जिक्र न करने से जो थोड़ा सा भी संदेह पैदा होता है वह खत्म हो जाता है। उनका यह सबूत कि अगर एक सिंगल फ्लैप वॉल्व खुला रहता है तो सिस्टम में जरूरी वैक्यूम नहीं होगा, और इसलिए ट्रेन उस स्थिति में ए केबिन तक नहीं खींची जा सकती थी, सच लगता है। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि राजेंद्र राव ने जो कहा है वह सही नहीं है। किसी गवाह को बिना किसी भरोसेमंद सबूत के सिरा सुझाव देना उसकी कसम खाकर दी गई गवाही को गलत साबित नहीं कर सकता, खासकर जब वह गवाही काफी भरोसेमंद पाई गई हो। जैसा कि राजेंद्र राव ने कहा है, घसीटने की बात को खारिज करना होगा, इसलिए यह वैकल्पिक दलीलें कि कोच नंबर 88238 या किसी दूसरे कोच से चेन खींचने को ठीक नहीं किया गया था या होज पाइप में लीक हो गया था, उन्हें भी सिर्फ अटकलें मानकर खारिज करना होगा, क्योंकि वे असली सबूतों से मेल नहीं खाती। 2 यात्रियों ने यह भी बताया है कि फिर से चेन खींची गई थी और इसलिए ट्रेन रुक गई थी। लल्लन प्रसाद और मीनाक्षी देवी ने बताया है कि चेन खींची गई थी। सबूतों से सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह बहुत कम संभावना है कि ट्रेन के अंदर किसी ने चेन खींची होगी जब उस पर पत्थरों से हमला हो रहा था और यात्रियों को सुरक्षात्मक उपाय करने पड़ रहे थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चेन बाहर से खींची गई थी। एक बार जब किसी एक कोच से चेन खींचने की संभावना को खारिज कर दिया जाता है, तो उचित निष्कर्ष यह निकलता है कि ट्रेन को रोकने के लिए फिर से चेन खींची गई थी। इस बिंदु पर इन गवाहों ने जो कहा है उसकी सच्चाई पर इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि 1995 में संशोधित अलार्म चेन मैकेनिज्म लागू होने के बाद डिस्क को घुमाना और इस तरह बाहर से ब्रेक लगाना लगभग मुश्किल, अगर असंभव नहीं तो हो गया है। एक आवेदन दिनांक 4 दिसंबर 2006 के साथ जनसंघर्ष मंच ने रेलवे मंत्रालय द्वारा संशोधित अलार्म चेन मैकेनिज्म में बदलने के लिए जारी किए गए सर्कुलर दिनांक 13 फरवरी 1995 की एक प्रति प्रस्तुत की है। इस बिंदु पर आयोग जो सामग्री एकत्र कर पाया है वह इंगित करता है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के सभी कोच वैक्यूम ब्रेक और संशोधित अलार्म चेन सिस्टम से लैस थे। श्री गंगाराम राठौड़, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, कैरेज और वैगन विभाग, अहमदाबाद ने आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार आयोग को भेजे गए अपने बयान दिनांक 13 दिसंबर 2006 और 14 दिसंबर 2006 में बताया है कि अब भी कैम को उठाकर ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक को बाहर से कैसे सक्रिय किया जा सकता है। पहले ब्रेक मैकेनिज्म को सिर्फ डिस्क घुमाकर सक्रिय किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता। अब डिस्क घुमाने से क्लैपेट वॉल्व काम नहीं करता है, लेकिन जैसा कि श्री राठौड़ ने बताया, अब भी डिस्क और क्लैपेट वॉल्व के बीच मौजूद कैम को उठाकर इन हिस्सों से परिचित व्यक्ति उन्हें बाहर से आसानी से संचालित कर सकता है और वैक्यूम ब्रेक को सक्रिय कर सकता है। क्लैपेट वॉल्व के ऊपर लगा बॉक्स सिर्फ उसे धूल और पानी से बचाने के लिए है। यह किसी व्यक्ति को बाहर से कैम उठाने से नहीं रोकता है। उसने साफ और पक्के तौर पर कहा है कि अभी भी अलार्म चेन बाहर से खींची जा सकती है। अजय बरिया के बयान से पता चलता है कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने वाले कुछ वेंडर्स को पता था कि कोच के बाहर से ब्रेक कैसे ऑपरेट किया जाता है।
गार्ड वर्मा ने ऐसी बात क्यों कही जो सही नहीं थी? उन्होंने रिपोर्ट किया था कि फिर से चेन खींची गई है, क्योंकि उन्हें अपने ही डिब्बे में बैठे बैठे इसके बारे में पता चला था। उन्होंने यह खुद ही किया था। उनकी ड्राइवर राजेंद्र राव से कोई बात नहीं हुई थी। इसी तरह एसएम राजेंद्र प्रसाद मीना ने भी सीटी सुनकर खुद ही कार्रवाई की थी। उन्होंने भी राजेंद्र राव से बात नहीं की थी। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि सभी कोच से चेन खींचने की समस्या ठीक नहीं हुई है। इस पॉइंट पर सबूतों पर विचार करने पर कमीशन को लगता है कि उन्होंने जो कहा है वह सही है, जबकि अलग संभावना बताने वाली पार्टियों ने जो सुझाव दिया है वह सही नहीं है। कमीशन का मानना है कि रेलवे के इन गवाहों के झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। उनके सबूत सच लगते हैं और कमीशन को इसे इसी तरह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। केबिन के पास ट्रेन रुकने के बाद क्या हुआ? यह ड्राइवर राजेंद्र राव, असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी, गार्ड सत्यनारायण वर्मा, टिकट एग्जामिनर सज्जन लाल रानीवाल, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर राजेंद्र प्रसाद मीना और उन सभी यात्रियों ने बताया है जिनके बयान कमीशन ने रिकॉर्ड किए हैं। केबिन पर मौजूद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अखिल कुमार शर्मा और कोच S6 में मौजूद अन्य यात्रियों ने भी पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए अपने बयानों में केबिन के पास ट्रेन पर हुए हमले के बारे में बताया है। उनके बयानों को एक साथ पढ़ने पर पता चलता है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के केबिन के पास रुकने के बाद उस पर पत्थरों से हमला और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। ट्रेन की ओर दौड़ रही छोटी छोटी भीड़ 1000 से ज्यादा लोगों की एक बड़ी भीड़ बन गई। उनमें से कुछ के पास लाठियां, लोहे की रॉड और दूसरे हथियार थे। पत्थर फेंकने के अलावा खिड़कियों और उनकी लोहे की सलाखों को तोड़ने और दरवाजे खोलने के लिए बल का इस्तेमाल किया गया। भीड़ में कुछ लोग मारो, काटो, जला दो वगैरह चिल्ला रहे थे। कोच S6 को मुख्य निशाना बनाया गया। सिग्नल फलिया की तरफ की उसकी कई खिड़कियां तोड़ दी गईं और उन खुली खिड़कियों से पत्थर, जलते हुए कपड़े और ज्वलनशील तरल पदार्थ अंदर फेंके गए। कुछ बदमाशों ने उसमें आग लगा दी। ड्राइवर राजेंद्र राव का बयान संक्षेप में यह है कि एक बड़ी भीड़ ट्रेन की ओर दौड़ी। उस भीड़ में से कुछ लोग इंजन के बहुत करीब आ गए और उनमें से कुछ ने उस पर पत्थर फेंके और उन्हें धमकी दी। उन्होंने आगे बताया है कि इसके बाद भीड़ ने ट्रेन के पिछले हिस्से पर हमला किया। राजेंद्र राव के बयान को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वह एक सच्चा गवाह नहीं है, क्योंकि उसने झूठा इनकार किया है कि ट्रेन को उसके द्वारा केबिन तक नहीं खींचा गया था और कहा था कि यह केबिन के पास चेन खींचने के कारण फिर से रुक गई थी। अगर यह सच में अलार्म चेन खींचने का मामला होता तो उसने अपनी नोटबुक में ACP शब्द फिर से लिखा होता, जैसा कि उसने पहली बार चेन खींचने के समय किया था। राजेंद्र राव ने बताया है कि ACP शब्द दोबारा क्यों नहीं लिखा गया और यह स्पष्टीकरण झूठा नहीं लगता। इसके अलावा सबूतों से पता चलता है कि किसी दूसरे कोच से, जिसमें कोच नंबर 90233 भी शामिल है, चेन नहीं खींची गई थी। उसने ट्रेन को केबिन तक नहीं खींचा था, क्योंकि ट्रेन शुरू करने से पहले ही सभी कोचों से चेन खींचने की समस्या ठीक कर दी गई थी। उसने चेन खींचने का संकेत देने के लिए सीटी बजाई थी। उसने वॉकी टॉकी पर गार्ड से चेन खींचने के बारे में बात की थी। उसी दिन यानी 27 फरवरी 2002 को दर्ज की गई अपनी FIR में उसने चेन खींचने का जिक्र किया था। उसका व्यवहार, साथ ही अन्य विश्वसनीय सबूतों से स्थापित अन्य तथ्य और परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि उसने जो कहा है वह सच है। भीड़ ने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। उसके पास कुछ भी झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। जैसा कि उसके सबूतों से पता चलता है, भीड़ की रेलवे कर्मचारियों के प्रति दुश्मनी नहीं थी। इस गवाह और मुकेश पचौरी को दी गई धमकी के प्रकार से और इस तथ्य से भी कि उनमें से किसी पर भी हमला नहीं किया गया था, यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वे लोग केवल यात्रियों पर हमला करना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद और मुकेश पचौरी उनके काम में दखल दें। सहायक ड्राइवर मुकेश पचौरी का बयान भी ड्राइवर राजेंद्र राव के बयान जैसा ही है। राजेंद्र राव की तरह उसके पास भी कोई झूठी कहानी गढ़ने का कोई कारण नहीं था।
न तो राजेंद्र राव द्वारा एसीपी न लिखने की चूक और न ही सिग्नल फालिया की ओर छोटी भीड़ की मौजूदगी का जिक्र न करना उनके सबूतों की सच्चाई को कम कर सकता है। उसने और ड्राइवर राजेंद्र राव ने कमीशन के सामने जो बयान दिया है वह उस बयान से मेल खाता है जो उन्होंने घटना के तुरंत बाद अपने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को दिया था। एएसएम राजेंद्र प्रसाद मीणा की एओ में केबिन में मौजूदगी में कोई संदेह नहीं है। वह उस जगहों पर अभी भी ड्यूटी पर थे, क्योंकि जिस एएसएम को ड्यूटी लेनी थी वह नहीं आया था। वह ए केबिन से नीचे उतर गए थे क्योंकि ट्रेन वहां रुक गई थी और ड्राइवर ने अलार्म चेन खींचने का संकेत देने के लिए सीटी बजाई थी। लगभग 250-300 लोगों को ट्रेन की ओर दौड़ते और उस पर पत्थर फेंकते देखकर उन्होंने केबिन में वापस जाना सुरक्षित समझा। उन्होंने तुरंत हालात पर रिएक्ट किया और अपने कलीग एएसएम अखिल कुमार शर्मा को अपने केबिन के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहा और डीएसएस यूसुफ अली सैयद और वडोदरा कंट्रोल को भी ट्रेन पर हुए हमले के बारे में बताया। राजेंद्र प्रसाद मीणा का यह बर्ताव हालात के हिसाब से स्वाभाविक था और यह इस बात की पुष्टि करता है कि उन्होंने जो कहा है वह सच है। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की तरह उन पर भी भीड़ ने हमला नहीं किया था। उसी दिन उन्होंने अपनी चार्ज बुक में जो कुछ हुआ था और उन्होंने जो किया था उसके बारे में नोट्स बनाए थे। उन्होंने डिविजनल रेलवे मैनेजर को अपना बयान भी सौंपा था। यह बात कि उन्होंने डीएसएस सैयद और वडोदरा में रेलवे कंट्रोल को मैसेज भेजे थे, यह बात यूसुफ अली सैयद और वडोदरा से गोधरा पहुंचे रेलवे अधिकारियों के सबूतों से साबित होती है। वह एक आज़ाद इंसान है और उसके पास ऐसे लोगों पर झूठे आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था जिन्हें वह जानता भी नहीं था। उससे क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे कई सवाल पूछे जाने के बावजूद उसके सबूतों में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उसकी कही बातों की सच्चाई पर कोई शक हो। यह तर्क दिया गया कि अगर सच में भीड़ ट्रैक के पास ट्रेन पर हमला करने के लिए पहले से प्लान बनाकर इकट्ठा हुई थी तो इस मामले में इस गवाह ने उस भीड़ को जरूर देखा होगा, क्योंकि वह लगभग 14 फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की के पास अपने केबिन में खड़ा था और उसका ध्यान स्टेशन और उस तरफ से आ रही ट्रेन पर था। उसके इस जवाब के आधार पर कि उसने पहले कोई भीड़ नहीं देखी थी, यह बात उठाई गई है कि सच में सिग्नल फालिया के पास कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी। क्या ऐसा नतीजा उस जवाब से जरूरी तौर पर निकलता है? यह एक अलग मामला है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इस वजह से यह कैसे कहा जा सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा था। जैसा कि सबूतों से पता चलता है, सिग्नल फालिया स्टेशन के पास से शुरू होता है और लगभग एक केबिन तक फैला हुआ है। पुलिया तक ट्रैक के समानांतर एक सड़क है और उसके बाद एक नाला और कुछ खुली जगह है जहां झाड़ियां हैं। लोग सिग्नल फालिया से दौड़ते हुए आए थे और नाला पार करके ट्रैक के पास आकर भीड़ बना ली थी। वे ट्रेन के आने से पहले ट्रैक के पास इंतजार नहीं कर रहे थे। वह अपने काम में व्यस्त था, उसका ध्यान ट्रेन पर था। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह काफी मुमकिन है कि उसने पहले भीड़ को नहीं देखा होगा। इस गवाह ने एक केबिन के पास जो कुछ हो रहा था उसकी रिपोर्ट लगभग तुरंत कर दी थी। उसे नहीं पता था कि प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ था। उसे उस समय नहीं पता था कि भीड़ ट्रेन पर हमला क्यों कर रही थी। उसने वही बताया जो उसने सच में देखा था। उसने साफ साफ कहा है कि उसने किसी को भी कोच में आग लगाते हुए नहीं देखा था और उसने ऐसा इसलिए अंदाजा लगाया क्योंकि भीड़ में मौजूद लोग कोच S6 के पास कुछ कर रहे थे। इस गवाह के सबूतों में ऐसी कोई कमी नहीं है जो उसे खारिज करने का कारण बने। इसे सच माना जाना चाहिए। घाट सत्यनारायण वर्मा और टीटीई सज्जनलाल रानीवाल भी ट्रेन पर हुए हमले के गवाह थे। उन्हें नहीं पता था कि ट्रेन क्यों रोकी गई और उस पर हमला क्यों किया गया। टीटीई सज्जनलाल रानीवाल यह पता लगाने के लिए कोच से बाहर निकले कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ बैठे होने के बावजूद यार्ड की तरफ से नीचे उतरकर ऐसा किया। जाहिर है उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। गवाह का यह व्यवहार उस स्थिति में बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्हें पता था कि ट्रेन पर पत्थरों से हमला हुआ था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हमला क्यों किया गया था।
आगे जाकर यह पता लगाने की उनकी कोशिश भी स्वाभाविक थी कि क्या हुआ था। हालांकि भीड़ की दुश्मनी देखकर उन्हें अपने कोच में वापस लौटना पड़ा। गार्ड भी डिब्बे से नीचे उतरा रहा था और आगे जाकर यह पता लगाने की कोशिश की थी कि किस कोच से अलार्म चेन खींची गई थी। चूंकि आगे खड़ी भीड़ पत्थर फेंक रही थी, इसलिए पुलिस ने उसे वापस जाने की सलाह दी। इन परिस्थितियों में उसे अपने डिब्बे में वापस लौटना पड़ा और वॉकी टॉकी पर स्टेशन स्टाफ को बताया कि क्या हो रहा है। गार्ड और टीटीई सज्जन लाल रानीवाल का स्वाभाविक व्यवहार, उनके द्वारा दिए गए संदेश और उसी दिन उनके उच्च अधिकारियों को भेजे गए बयान यह बताते हैं कि उन्होंने कमीशन को ट्रेन पर हमले के बारे में जो कहा है वह सच है। सत्यनारायण वर्मा ने कमीशन के सामने अपने बयान में जो कहा है उसकी पुष्टि 28 फरवरी 2002 को सीनियर डिविजनल मैनेजर रतलाम को दिए गए उनके बयान से भी होती है। यह तथ्य कि गार्ड ने डीएसएस यूसुफ अली सैयद को सूचित किया था, इसकी पुष्टि एएसएम हरिमोहन मीना ने की है, जिन्होंने कहा है कि ए केबिन से संदेश मिलने के तुरंत बाद गार्ड ने भी श्री सैयद को ए केबिन के पास ट्रेन रुकने और उस पर पत्थर फेंकने के बारे में सूचित किया था। एएसएम राजेंद्र प्रसाद मीना ने भी पुष्टि की है कि गार्ड ने डीएसएस सैयद को ट्रेन पर हमले के बारे में सूचित किया था। सबूतों की बारीकी से जांच करने के बाद भी हमें उनमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह पता चले कि वे इच्छुक गवाह थे और उन्होंने जो कहा है वह सच नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है, उनके पास जो हुआ था उसका झूठा विवरण देने का कोई कारण नहीं था। वे रेलवे के थे और आजाद गवाह थे। उन्होंने कसम खाकर कुछ भी झूठ क्यों कहा होगा। उनका तुरंत का बर्ताव घटना के उनके बयान का समर्थन करता है। गार्ड और टीटीई को अपनी अपनी बोगियों में वापस जाना पड़ा और एएसएम मीना को अपने केबिन में वापस जाना पड़ा। ड्राइवर को अपने इंजन के अंदर ही रहना पड़ा। जब तक उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता, वे ट्रेन शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के बजाय अपनी अपनी सुरक्षित जगहों पर वापस नहीं जाते। यात्रियों को बचाया